पहले हमें ये समझना चाहिए नौतपा की अवधि क्या है, कब से कब। तो इस 2024 में जो है इसकी अवधि 25 जून से स्टार्ट होती है और 2 जून 25 मई से स्टार्ट होती है और 2 जून तक इसकी अवधि है। तो इन 9 दिनों में जो है हमें विशेष सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य जो है उत्तरायण में होता है। आयुर्वेद में दो काल बताए गए हैं, एक उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की तरफ उत्तर दिशा में गति करता है तो ये इसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये हमारे आर्द्र भाव का अवशोषण करता है, स्नेहन का हमारे शोषण करता है। तो आयुर्वेद में दो अयन बताए, अयन माने दो मार्ग। एक तो है आदान काल, एक है विसर्ग काल। आदान काल में सूर्य हमारे अंदर के आर्द्र भाव को, जिसको कहते हैं कि मॉइस्चर होता है हमारा, उसको ये अवशोषित करता है। और दूसरा जो काल होता है विसर्ग काल, उसमें सूर्य हमें शीतलता और चंद्रमा के द्वारा शीतलता रहती है और इस तरीके हमारे शरीर का स्नेहन होता है। इस समय दूसरी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है जो नवतपा में होती है कि ये 9 दिन जो हमारे हैं, जो संक्रमण होते हैं इस तरीके के, इन संक्रमण को ख़त्म करता है। जो आयुर्वेद में कहा गया है कि 2 दिन मूसा, 2 दिन जो है टिड्डी के जो इनके इस तरह के कीटाणु होते हैं, संक्रमण होता है, इन सबको वो इतना तापमान होता है कि ये छोटे छोटे विषैले जीव जंतु होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सुरक्षित है। इसी तरह के नौतपा अगर ना हो तो उतनी अच्छी बारिश नहीं होती। नौतपा में अगर बारिश हो जाए तो उसे गलन कहते हैं, गलन नौतपा कहते हैं, और इसमें बारिश की मात्रा कम होती है। इसलिए आप देखिए जितना ज़्यादा तापमान ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बारिश अच्छी होगी। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि इसमें हमें कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके का आहार लेने हैं, किस तरीके के विहार लेने हैं। तो चूँकि इसमें औषधियाँ हों, चाहे किसी प्रकार की वनस्पतियाँ हों, चाहे किसी प्रकार के जीव जंतु हों, इन सबको क्या है विशेष रूप से अपना सावधानी बरतनी पड़ती है। तो पौधों में भी क्या होता है, इनमें आर्द्रता, स्नेहन, ये सब क्या अवशोषण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। जीव जंतु जो हैं शारीरिक दुर्बलता महसूस करते हैं, स्नेहन की कमी हो जाती है, आर्द्रता का अभाव हो जाता है। तो इसके लिए बल प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह के ये करना है, ये ध्यान रखना होता है। दूसरी बात है कि आयुर्वेद के हिसाब से जो है आदान काल होता है, इसमें अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य का मतलब आपकी जो जठराग्नि है, भूख है, वो कम होती है और पाचन क्षमता जो है आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें विशेष रूप से हमें क्या करना होता है कि इस तरीके के आहार विहार लेने हैं जो लघु हैं, सुपाच्य हों। तो लघु और सुपाच्य के हिसाब से प्रकृति ने भी हमें इसी प्रकार का विधान किया है कि हमें इस प्रकार के आहार विहार जो नेचर ने जो हमें दिए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए लौकी है, तरोई है, टिंडे हैं, आलू है, परवल है और चौलाई है। इस तरीके के हमें आपको मार्केट में सब्जियां मिलती हैं जो कि सुपाच्य होती हैं और हमारे लिए डाइजेशन की। दूसरी बात होती है कि इस प्रकार के जो हम आहार लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है जी। ज़्यादा है, आप ये देखिए कि इस ऋतु में तली हुई चीज़ें नहीं लेनी। जैसे आपको पूड़ी, कचौड़ी, समोसे और जितने भी इस प्रकार के हैं, जो लोग पिज़्ज़ा, नूडल्स ये सब खाते हैं, ये क्या है, पित्त को बढ़ाते हैं। इस ऋतु में वायु विशेष रूप से प्रकोपित रहती है, लेकिन जैसे ही पित्त का सानिध्य मिलता है तुरंत आपको इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि अग्निमांद्य रहता है, इसलिए इसमें आप इस तरीके की चीज़ें लें, जैसे मधुर रस का ज़्यादा सेवन करें और इसके साथ मधुर के साथ अम्ल रस का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। और तीसरा लवण। 3 चीज़ें जो हैं वात सामक होती हैं। वात सामक चीज़ों का अगर रस का सेवन करते हैं तो वात का समन होगा, वात का समन होगा तो आपकी अग्नि शांत रहेगी और प्रबल होगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप इस तरीके का आहार लीजिए जो सुपाच्य हों, लघु हों। तो जिस तरह से लोग क्या करते हैं, बहुत तला हुआ चटपटा खाते हैं, ये खाते हैं, तो कटु तिक्त वात को और बढ़ाता है। तो पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्याधियां आपको पाई जाती हैं। साथ में क्या है कि जैसे ही आप बाहर की चीज़ें, चाट पकौड़े ये खाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा विदग्ध करती है। विदग्ध वात क्या करती है, विदग्धता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। नतीजा है कि आपको देखते होंगे पेशेंट को डिसेंट्री लग जाती है, 2-4 बार दस्त जाते हैं, पतले पतले दस्त होते हैं, उल्टियाँ होती हैं, हैजा होते हैं। तो इस प्रकार की व्याधियों से बचने के लिए आपको ये सावधानियाँ विशेष रूप से रखनी है। तो आपको क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग कच्चे आम का पना बनाते हैं।
तो कच्चे आम का पना क्या करते हैं, उसमें अगर पुदीना डालते हैं और भुना जीरा डालते हैं तो ये सुपाच्य होता है और आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। तो इस तरीके के आप आहार लें जिस तरीके के सुपाच्य हों और ये आपके लिए करें। साहब, इस तरीके से गर्मी बढ़ती है तो उसमें नक्सीर की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, अक्सर ये जो समय आ गया है इसमें ज़्यादातर के घरों में आप देखते हैं कि एसी लगा हुआ है या कूलर चल रहा है। जैसे ही बच्चे कूलर एसी से बाहर निकलते हैं तुरंत टेम्परेचर वेरिएशन होता है और टेम्परेचर वेरिएशन क्या करता है, आपको साइनसाइटिस की तरफ ले जाता है। साइनसाइटिस एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आजकल बन गई है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक और बात है कि अगर बच्चा पंखे में भी लेटता है और कूलर में भी लेटता है तो ड्राइनेस जो है आपकी नेज़ल नॉस्ट्रिल के अंदर जो है ड्राइनेस पैदा हो जाती है। जो ड्राइनेस होने की वजह से क्या होता है, म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है और इसकी वजह से क्या होता है, लगातार जैसे बाहर निकलता छींकें शुरू हो जाती हैं और नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है। जैसे ही ठंडी हवा या गर्म हवा लगती है तुरंत पेशेंट छींकें शुरू कर देता है। दूसरी बड़ी बात है कि लंबे समय तक पड़े रहने से एक खतरनाक क्रोनिक साइनसाइटिस हो जाता है और हमेशा नेज़ल सिक्रीशन होता रहता है, हेडेक होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो बच्चों को जो सबसे बढ़िया अगर साइनसाइटिस से बचना है तो आप सुबह उठें शाम उठें सरसों का तेल नाक में लगा सकते हैं, 5-5 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में डालें, शाम को भी सोने से पहले डालें, जिससे कि आपकी नेज़ल जो है नाक जो है वो बंद ना हो। और आप प्रॉपर रूप से का घी अगर वो 5-5 बूंद दोनों नाक में डालते हैं तो आपको कभी ब्लीडिंग नहीं होगी, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप पंखा घर में चल रहा है तो उसको सुबह शाम डालें। अगर एसी में रह रहे हैं तो एक टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं एट ए नाइट, जिससे कि आपको खराटे भी नहीं आए और इस तरह नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी ना हो। दूसरी एक और चीज़ है, अपने बच्चों को एक चंदन और एक दूसरा चंदन का शरबत पिला सकते हैं। गुलकंद आता है गुलाब का बना हुआ, तो गुलकंद दे सकते हैं। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को देना चाहिए वो आंवले का मुरब्बा देना चाहिए, जिससे कि नक्सीर या पित्त ना बढ़े, जिसकी वजह से नक्सीर हो। जी, दूध में हमेशा ध्यान रखिए, दूध गुरु आहार है, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट है। तो दूध जो भैंस का दूध कुछ लोग कहते हैं कि आप ले सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, मतलब आधा कप लें सुबह, आधा कप शाम लें। लेकिन मैं जिस तरह के आजकल के ये बहुत पहले आचार्य ने लिखा जब लोगों के इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रहता, खुली हवा में रहते थे। लेकिन आज मैं हमेशा सजेशन दूंगा आप गाय का दूध लें, वो भी पचाना लोगों को भारी होता है। और इसलिए आप क्या करें, आधा कप दूध आधा कप पानी या आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी अपने अग्नि के अनुसार लें और उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, चंदन का शरबत डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पित्त को शांत करते हैं और आपको हीट स्ट्रोक से बचाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें आई हैं तो मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं। तो दूध में इसको डाल के आप सेवन करें, ये दोनों चीज़ करेंगे पित्त को भी शांत करती हैं। दूसरी बात है दूध जो है आपका हल्का हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, उसमें डाइजेशन में भी आपको मदद मिलती है। और कभी भी भैंस का दूध जो बहुत हैवी प्रोटीन होता है उसको ज़्यादा न लें। और जैसे दिल्ली या बड़े शहरों में रहते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप हैवी प्रोटीन कभी रात को सोते समय दूध नहीं लेना चाहिए, हमेशा दिन में लेना चाहिए। दूसरी बात दही की आती, दही लोग क्या समझते हैं कि ये ठंडा होता है, शीतल होता है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ये उष्णवीर्य है, अभिसंधी है, शोथकारी है, भारी है। तो गुरु आहार मैंने मना किया है और आयुर्वेद में लिखा है कि ये हेमंत और शिशिर ऋतु में लेना चाहिए। तो इसका अगर सेवन आप ना ही करें, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसकी लस्सी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ये मक्खन और इस तरीके के वो डाल देते हैं, तो ये बहुत गलत है, इसको बिल्कुल ना करें। ये एक हमारी दूसरी बड़ी गलती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए अगर दही लेना भी है तो दही का दूसरा रूप बनाएं, आप छाछ बनाएं, मट्ठा बनाएं और उसको दिन में लें, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, इस तरह है। और उसमें पुदीना और भुना जीरा ज़रूर डालें जिससे कि वो सुपाच्यता की तरफ ले जाए। एक जो आपके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आप जब नवतपा में खास करके विशेष रूप से, ये मेरे ख्याल से अभी 2 जून के बाद भी आगे जो रोहिणी नक्षत्र में जो सूर्य जाता है तब ये नवतपा शुरू होता है। और रोहिणी नक्षत्र में जाने की वजह से इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है और आपको हीट स्ट्रोक लगने की बहुत संभावना है। जब भी आप निकलें घर से हमेशा पानी पी के निकलें, मात्रा आप 1 से 1.5 गिलास की मात्रा रखें।
और इसको घड़े का पानी लें, सबसे बढ़िया है। अगर फ्रिज का पानी आप ले रहे हैं तो आधा गिलास फ्रिज का पानी और प्लस आधा गिलास सादा पानी मिला के लें। कभी एकदम से ठंडा लेके नहीं निकलें, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि आप जब निकलें तो साथ में एक बोतल ज़रूर लेके निकलें जिसमें पानी आपके पास हमेशा रहे, कि कभी भी जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगे और डिहाइड्रेशन होने लगे तो आप उस पानी का सेवन करें। इस भरोसे नहीं रहें कि हम रास्ते से खरीद लें। दूसरी एक और चीज़ है, आजकल लोग बाहर भरोसे रहते हैं कि हम प्लास्टिक की बोतल्स जो आजकल चल रही हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब अमेरिका में जो रिसर्च हुई है उसमें आपको बताया गया है कि इसमें नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे हार्ट और किडनी और लीवर में ब्लॉकेज कर सकते हैं, और इसमें लाखों की संख्या में होते हैं जो आपको कितना डैमेज करते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये अमेरिकन स्टडी में देखिए। इंडिया में जो प्लास्टिक बॉटल्स पानी यूज़ करते हैं वो बहुत लो लेवल की प्लास्टिक होती है, तो प्लीज़ आप जितना हो सके इन चीज़ों से बचें, और आप ये कोशिश करें कि प्लास्टिक बोतल न यूज़ करें। घर से जो स्टेनलेस स्टील की बोतल है उसमें पानी लेके निकलें, कभी बाहर की बोतलों का यूज़ ना करें। और पानी के साथ आप नारियल पानी जो मार्केट में है वो दे सकते हैं। आपको बताया था गन्ने का जो रस है वो ले सकते हैं, उसमें पुदीना ज़रूर डाला है, क्योंकि आप ये इमेजिन करें कि कब का रखा हुआ उसमें थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए पुदीना से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो ईश्वर ने इस समय पुदीना इसलिए मात्रा में किया है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। दूसरी एक और चीज़ है कि बेल का जो रस है, मैं हमेशा बताता हूँ बेल सबसे बढ़िया होता, पानी में घोल के लें, वो आपके लिए बहुत सुपाच्य भी है और अच्छा भी है। बहुत सारे लोग दूध में बनाते हैं, ले सकते हैं लेकिन वो कम मात्रा में लेना चाहिए। सबसे बेस्ट यूज़ आपका है पतले पानी में घोल के उसमें थोड़ी सी खांड मिला लें और उसको यूज़ करें। मिश्री मिला सकते हैं, वो और भी अच्छा है, जिससे कि आपको जो आंतों से संबंधित, जैसे आपको दस्त लग जाना, पेट खराब हो जाना, समय समय पर बार बार दस्त आना, खास करके जो ऐसे मरीज़ हैं जो IBS के हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हैं, आंतों के बहुत पुराने मरीज़ हैं जिनको 5-5, 6-6 बार जाना पड़ता है, उनके लिए ये बेल का शरबत है, ये सबसे ज़्यादा अमृत है, इसका आप नित्य सेवन करें। आखिरी सवाल, जो लीवर के मरीज़ हैं और जो किडनी के डिजीज़, इस तरीके के जो मरीज़ हैं, लीवर वालों को विशेष रूप से क्या लेना है, आपको मैंने बताया कि सुबह जो है बहुत हल्का आहार, जैसे आपको पहले मैंने बताया सत्तू ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लीवर के लिए सबसे बढ़िया पुदीना का है, शरबत बनाएं। एक बेल का जो शरबत बनाएं उसमें पुदीना और नींबू डाल के लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी एक और चीज़ है, जो किडनी के पेशेंट हैं उनको क्या है, बेल का जो शरबत बनाएं उसमें पुदीना और नींबू डाल के लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी एक और चीज़ है, जो किडनी के पेशेंट हैं उनको क्या है, किस वजह से किडनी की प्रॉब्लम हुई, एक तो हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो किडनी की डिजीज़ इसलिए होते हैं कि हाइपरटेंसिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डायबिटिक होते हैं, उसकी वजह से रीनल फेलियर या किडनी की डिजीज़ होते हैं, क्रोनिक रीनल डिजीज़ होते हैं। तो इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि हमें मीठे का यूज़ नहीं करना है, बल्कि इसको पानी में घोलना है। सत्तू ले सकते हैं, आपको बताया था। और कुछ जो लघु आहार हैं इस तरीके के, जैसे आपको मीठा नहीं, तो गन्ने का रस जो लेते हैं लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको साफ़ सुथरा लेना है और अच्छी जगह से लेना है। जहाँ वो बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसको सफाई से यूज़ करें। नींबू का पानी ले सकते हैं, वो बहुत आपके लिए है। खाना खाने के बाद हल्का सा नींबू का पानी उसमें गुनगुने पानी में डाल के फिर उसका सेवन करें। इस तरह जो अब दूसरी बात आती है, जो लीवर के पेशेंट हैं, किडनी के हैं, मूँग की दाल और अरहर की दाल, जो आहार में अगर हम बात करें तो मूंग की दाल धुली वाली सबसे बढ़िया। अगर आपका आहार आपकी मंदाग्नि है तो आप इस तरीके से लें, और छिलके वाली दाल वो लें जिनका जो है किडनी की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा उनका अग्निमांद नहीं है इतना ज़्यादा, तो छिलके की मूंग की दाल ले सकते हैं। मूंग मसूर की ले सकते हैं। अगर अरहर कभी कभी लेने का मन है तो अरहर की बिल्कुल पतली बनाएं, गाढ़ी दाल नहीं बनानी है, जिससे कि वो उड़द की दाल, चने की दाल से हमेशा दूरी बना के रखें। इस मौसम में वो लेने के लिए नहीं होता। कभी मन भी हो तो बहुत थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में, वो भी दिन के समय लें अगर आपका मन बहुत करता है तो। खास करके पंजाब हरियाणा के लोग जो बहुत खाते हैं उनके लिए मेरा ये विशेष सजेशन है।